22 जून 1974 का दिन था। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक S.A. चंद्रशेखर और उनकी पत्नी मशहूर गायिका शोभा चंद्रशेखर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। परिवार ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा जोसेफ विजय चंद्रशेखर। आगे चलकर यही बच्चा पूरी दुनिया में सिर्फ विजय के नाम से पहचाना जाने लगा। लेकिन उस छोटे से बच्चे की जिंदगी शुरुआत से उतनी आसान नहीं थी जितनी बाद में पर्दे पर दिखाई दी। जब विजय करीब 10 साल के थे तब उनकी जिंदगी में ऐसा दर्द आया जिसने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया। उनकी 2 साल छोटी बहन विद्या ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। घर में हर दिन दुआएं हो रही थीं, इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार विद्या इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस हादसे ने विजय के माता पिता को पूरी तरह बदल दिया। खासकर उनके पिता S.A. चंद्रशेखर ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब उनका बेटा डॉक्टर बनेगा ताकि शायद किसी और परिवार को ऐसा दर्द न झेलना पड़े। लेकिन विजय के सपने कुछ और थे। उनका दिल फिल्मों में बसता था। उन्हें कैमरे की दुनिया अपनी तरफ खींचती थी। वे डॉक्टर नहीं, अभिनेता बनना चाहते थे। एक दिन ऐसा आया जब विजय सुबह करीब 10 बजे घर से निकले और फिर घंटों तक वापस नहीं लौटे। शाम होने लगी, घर वालों की बेचैनी बढ़ती गई। माँ पिता हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। रिश्तेदारों को फोन किए गए, दोस्तों से पूछा गया, लेकिन विजय का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार काफी तलाश के बाद वे उद्यम थिएटर में मिले। वहां विजय बड़े ध्यान से फिल्म देख रहे थे। उस पल उनके पिता को समझ आ गया कि यह लड़का फिल्मों से दूर नहीं रह सकता। उन्होंने जैसे मन ही मन हार मान ली। उन्होंने सोचा अब इसे वही बनने दो जो यह सच में बनना चाहता है। इसके बाद विजय का फिल्मों की तरफ सफर धीरे धीरे शुरू हो गया। साल 1984 में आई फिल्म बैटरी में उन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मौका मिला। खास बात यह थी कि इस फिल्म को खुद उनके पिता डायरेक्ट कर रहे थे। कैमरे के सामने विजय का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। बचपन से ही उन्होंने सेट्स का माहौल करीब से देखा था, इसलिए अभिनय की दुनिया उन्हें अनजान नहीं लगती थी। जब विजय 18 साल के हुए तब उन्हें पहली बार बतौर हीरो फिल्म नालैया थिरपू में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को भी उनके पिता ने ही निर्देशित किया था और इसे 1992 में रिलीज किया गया। परिवार को उम्मीद थी कि यह फिल्म विजय के लिए बड़ा दरवाजा खोलेगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल साबित हुई। सिर्फ फिल्म ही फ्लॉप नहीं हुई, बल्कि विजय को लेकर मीडिया में भी काफी मजाक उड़ाया गया। कई रिव्यूअर्स ने उनके अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर कठोर बातें कही। उस दौर की एक मशहूर तमिल मैगजीन कुमुदम ने तो यहां तक लिख दिया कि क्या लोग ऐसे चेहरे को देखने के लिए थिएटर में पैसे खर्च करेंगे। ये शब्द विजय के दिल में तीर की तरह लगे। बाहर से शांत दिखने वाले विजय अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उनके करीबी दोस्त और टीवी अभिनेता संजीव वेंकट ने बाद में बताया था कि उन निगेटिव रिव्यूज का असर विजय पर इतना गहरा पड़ा कि एक रात वे अकेले बैठकर लगातार रोते रहे। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को संभाला और लगातार काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने कई छोटी बजट की रोमांटिक फिल्मों में काम किया। हालांकि उन फिल्मों ने कोई बड़ा कमाल नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाने लगा। विजय हर फिल्म के साथ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, खुद को हर दिन साबित करना पड़ता है। फिर आया साल 1996। इसी साल रिलीज हुई फिल्म लव टुडे विजय के करियर में बड़ा मोड़ लेकर आई। इस फिल्म ने उन्हें फैमिली ऑडियंस के बीच लोकप्रिय बना दिया। लोग पहली बार विजय को सिर्फ एक स्टार किड के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखने लगे जो रोमांटिक किरदारों में भावनाओं को ईमानदारी से निभा सकता था। उनकी सॉफ्ट और इमोशनल हीरो वाली इमेज लोगों को पसंद आने लगी। तमिल इंडस्ट्री ने भी पहली बार विजय को गंभीरता से लेना शुरू किया। इसके बाद 2000 के दशक में विजय ने खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने रोमांटिक किरदारों से बाहर निकलकर एक्शन फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया। स्क्रीन पर उनका अंदाज अब पहले से ज्यादा आक्रामक और दमदार दिखाई देने लगा। वे एंग्री यंग मैन की छवि में नजर आने लगे। दर्शकों को उनका यह नया रूप काफी पसंद आया। फिर 2004 में रिलीज हुई फिल्म घिल्ली ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
यह फिल्म विजय के करियर की सबसे बड़ी छलांग साबित हुई। फिल्म में जबरदस्त एक्शन था, शानदार कॉमेडी टाइमिंग थी और सबसे बड़ी बात, विजय की एनर्जी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। थिएटरों में दर्शक सीटियां बजा रहे थे, तालियां गूंज रही थीं। विजय अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे थे, वे तमिल सिनेमा के मास हीरो बन चुके थे। गिल्ली उस दौर की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर्स में शामिल हो गई और यहीं से विजय का स्टारडम आसमान छूने लगा। इसके बाद विजय ने लगातार कई बड़ी हिट फिल्में दी और धीरे धीरे वे तमिल सिनेमा के मेगा सुपरस्टार बन गए। उनकी फिल्मों की एक खास पहचान बन चुकी थी। चाहे फिल्म पूरी तरह एक्शन से भरी हो या मनोरंजन से, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक संदेश जरूर छिपा होता था। शायद यही वजह थी कि लोग सिर्फ उनके अभिनय के नहीं बल्कि उनकी सोच के भी दीवाने हो गए। तमिल सिनेमा में विजय की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनका एक्शन या एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि उन फिल्मों के अंदर छिपे सामाजिक संदेश थे। विजय अक्सर अपनी फिल्मों में किसानों की समस्याओं, भ्रष्टाचार, महिलाओं के अधिकार और आम जनता के संघर्ष जैसे मुद्दों को उठाते नजर आते थे। स्क्रीन पर उनका किरदार हमेशा ऐसे इंसान का होता था जो कमजोर लोगों की आवाज बनकर खड़ा हो जाए। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि विजय सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी जनता के लिए सोचने वाले इंसान हैं। 2002 में रिलीज हुई फिल्म तमिजन इसका बड़ा उदाहरण बनी। इस फिल्म में विजय ने आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने की कोशिश की। कहानी में पानी की कमी जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे भी दिखाए गए और साथ ही भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ाई भी दिखाई गई। दर्शकों को पहली बार लगा कि यह हीरो सिर्फ डांस और फाइट तक सीमित नहीं है, वह उनकी जिंदगी से जुड़े सवाल भी उठा रहा है। यही वजह थी कि विजय का कनेक्शन जनता के साथ लगातार मजबूत होता चला गया। समय के साथ उनके फैंस का प्यार एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। जिस तरह लोग रजनीकांत को मसीहा की तरह मानते थे, उसी तरह विजय को भी पूजने लगे। उनकी फिल्मों की रिलीज तमिलनाडु में किसी त्योहार से कम नहीं होती थी। थिएटरों के बाहर विशाल कटआउट लगाए जाते, दूध चढ़ाया जाता, पटाखे फोड़े जाते और फैंस पूरी रात जश्न मनाते थे। विजय अब सिर्फ एक स्टार नहीं रहे थे, वे लोगों की उम्मीद बन चुके थे। 2009 में विजय ने अपने फैले हुए करीब 85,000 फैन क्लब्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ा संगठन तैयार किया। इस संगठन का नाम रखा गया विजय मक्कल इयक्कम, जिसका मतलब था विजय पीपल्स मूवमेंट। बाहर से इसे एक सामाजिक कल्याण संगठन के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इसके पीछे एक गहरी रणनीति भी थी। असल में यह संगठन धीरे धीरे जमीनी स्तर पर एक मजबूत राजनीतिक नेटवर्क तैयार कर रहा था। शुरुआत में इस संगठन ने लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए कई सामाजिक काम किए। जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, गरीबों को मुफ्त खाना बांटा गया और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाई गई। तमिलनाडु की लगभग हर विधानसभा में इस संगठन की शाखाएं बनाई जाने लगीं। विजय को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती, जनता के बीच मजबूत पकड़ भी जरूरी होती है। विजय ने युवाओं पर खास ध्यान दिया। उन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित करना शुरू किया। मंच पर विजय खुद उन बच्चों को अवार्ड देते थे। कई छात्र भावुक होकर कहते, सर, आपसे मिलना हमारे लिए सपने जैसा है। इन छोटे छोटे कदमों का असर यह हुआ कि युवाओं के बीच विजय की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि प्रेरणा के तौर पर देखने लगे। दोस्तों, विजय की बढ़ती ताकत के पीछे दो चीजें सबसे ज्यादा अहम रहीं। पहली, उनके संगठन का मजबूत ग्राउंड वर्क और दूसरी, सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया में उनकी जबरदस्त मौजूदगी। इंटरनेट पर विजय के फैंस बेहद एक्टिव रहते थे। उनकी फिल्मों के टीजर आते ही रिकॉर्ड टूटने लगते, हैशटैग ट्रेंड होने लगते और देखते ही देखते विजय की लोकप्रियता तमिलनाडु से बाहर भी फैलने लगी। 2011 तक आते आते विजय मक्कल इयक्कम इतना मजबूत हो चुका था कि उसने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जे जयललिता की पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के गठबंधन को खुला समर्थन दे दिया। उस समय तमिलनाडु में एम करुणानिधि की सरकार थी। चुनाव बेहद अहम माने जा रहे थे। नतीजे आए तो जयललिता की पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी, लेकिन गठबंधन को करीब 150 सीटें मिल गईं और जयललिता दोबारा मुख्यमंत्री बन गईं।
लेकिन राजनीति और फिल्मों का यह रिश्ता ज्यादा समय तक शांत नहीं रहा। 2013 में विजय की फिल्म थलाइवा रिलीज होने वाली थी। फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड। यही लाइन विवाद की वजह बन गई। माना गया कि यह टैगलाइन सीधे तौर पर राजनीतिक संकेत दे रही है। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता को लगा कि विजय अब खुद को भविष्य के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। इसके बाद हालात तेजी से बदलने लगे। तमिलनाडु सरकार ने फिल्म को टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। अचानक विजय के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा। कुछ अनजान छात्र संगठनों की तरफ से धमकियां दी गईं कि अगर फिल्म तमिलनाडु के थिएटरों में लगाई गई तो सिनेमा घरों को बम से उड़ा दिया जाएगा। थिएटर मालिक डर गए। माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। विजय ने हालात संभालने की कोशिश की। उन्होंने जयललिता से अपील की कि फिल्म को रिलीज होने दिया जाए। यहां तक कि वे उनसे मिलने उनके घर तक पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। यह विजय के लिए बेहद अपमानजनक और निराशाजनक पल था। दूसरी तरफ उनके फैंस लगातार परेशान थे। कई लोग कैमरे के सामने कहते नजर आए, हम तमिलनाडु में रहकर भी तमिल फिल्म नहीं देख पा रहे हैं, हम बस इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार थलाइवा दूसरे राज्यों में रिलीज हुई, लेकिन तमिलनाडु में इसकी रिलीज रुक गई क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया कि वह सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। इस पूरे विवाद ने विजय को अंदर तक झकझोर दिया। माना जाता है कि यही वह दौर था जब विजय ने यह तय कर लिया कि अब वे किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने तक सीमित नहीं रहेंगे। अब वे खुद राजनीति के मैदान में उतरेंगे। थलाइवा विवाद के बाद विजय की फिल्मों का अंदाज पहले से कहीं ज्यादा बदला हुआ नजर आने लगा। अब उनकी कहानियों में राजनीति और सामाजिक मुद्दों की आवाज और तेज हो चुकी थी। लगभग हर फिल्म में विजय ऐसे किरदार निभाने लगे जो सिस्टम से टकराने से डरता नहीं था। स्क्रीन पर वे आम जनता की उम्मीद बनकर आते, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को चुनौती देते और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ खुलकर लड़ते दिखाई देते। कभी वे किसानों के हक की बात करते, कभी मेडिकल इंडस्ट्री में फैले भ्रष्टाचार को निशाना बनाते, तो कभी चुनावी धांधली और वोटर राइट्स जैसे मुद्दों को उठाते। उनकी फिल्मों में यह साफ दिखाई देने लगा था कि वे सिर्फ मनोरंजन नहीं करना चाहते, बल्कि जनता के गुस्से और परेशानियों को भी आवाज देना चाहते हैं। धीरे धीरे विजय की फिल्मों में सत्ता के खिलाफ बोलने का स्वर और आक्रामक होता गया। वे भ्रष्ट नेताओं से लड़ते दिखाई देते, महिलाओं को मजबूत बनने का संदेश देते और सिस्टम के अंदर छिपी खामियों को खुलकर दिखाते। यही वजह थी कि उनकी कई फिल्में रिलीज से पहले ही विवादों में घिरने लगी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इन विवादों से विजय को नुकसान कम और फायदा ज्यादा हुआ। जितना विरोध बढ़ता, उतनी ही उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली जाती। 2017 में रिलीज हुई फिल्म मर्सल ने इस पूरे माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। फिल्म में एक सीन था जिसमें विजय का किरदार सवाल पूछता है, सिंगापुर में 7% जीएसटी होने के बावजूद वहां हेल्थ केयर फ्री है, तो भारत में 28% जीएसटी लेकर भी लोगों को मुफ्त इलाज क्यों नहीं मिल पाता। यह डायलॉग रिलीज होते ही राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल होने लगा। थिएटरों में लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में नाराजगी बढ़ने लगी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस डायलॉग पर आपत्ति जताई। मांग उठने लगी कि फिल्म से जीएसटी वाले सीन हटा दिए जाएं। लेकिन जब विवाद थमता नजर नहीं आया, तब मामला एक अलग दिशा में मोड़ दिया गया। विजय को सीधे निशाने पर लेने की कोशिश शुरू हुई। कुछ नेताओं ने उन्हें जोसेफ विजय कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया ताकि उनकी धार्मिक पहचान को मुद्दा बनाया जा सके। बीजेपी नेता एच राजा ने सोशल मीडिया पर विजय का वोटर आईडी कार्ड तक शेयर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि विजय ईसाई हैं और इसी वजह से उन्होंने फिल्म में जीएसटी की आलोचना की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विजय की नफरत को दिखाती है। देखते ही देखते फिल्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका था। टीवी डिबेट्स में लगातार मर्सल पर चर्चा होने लगी। एक तरफ लोग फिल्म के डायलॉग को जनता की आवाज बता रहे थे, तो दूसरी तरफ इसे सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा कहा जा रहा था। न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ चुकी थी। कोई कह रहा था फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, तो कोई जवाब देता अगर जनता के सवाल फिल्मों में नहीं उठेंगे तो कहां उठेंगे। मामला यही नहीं रुका। विवाद इतना बढ़ गया कि विजय के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर दी गई।
In the most bizarre twist in the controversy over Tamil film Mercil, actor Vijay has now been booked. An FIR has been registered against him for showing temples and schemes launched by the central government in bad light. The police complaint has been filed in Madurai's Annanagar. The BJP has been demanding the film that has been cleared by the censor board. इस पूरे घटनाक्रम ने विजय की छवि को पूरी तरह बदल दिया। अब वे सिर्फ तमिल फिल्मों के सुपरस्टार नहीं रहे थे, वे सीधे तौर पर सत्ता से सवाल पूछने वाले चेहरे के रूप में देखे जाने लगे। उनके समर्थकों के लिए विजय जनता की आवाज बन चुके थे, जबकि विरोधियों के लिए वे एक राजनीतिक चुनौती की तरह दिखाई देने लगे। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि विजय का नाम दक्षिण भारत की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के साथ जोड़ा जाने लगा। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार विजय को निशाना बनाना शुरू किया, तब सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल बन गया। जो लोग पहले सिर्फ उनकी फिल्मों के फैन थे, अब वे खुलकर उनके समर्थन में उतरने लगे। खासकर एंटी बीजेपी विचारधारा वाले यूजर्स ने विजय को एक ऐसे चेहरे के रूप में पेश करना शुरू कर दिया जो सत्ता से डरने के बजाय सवाल पूछ रहा था। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर विजय के समर्थन में हजारों पोस्ट वायरल होने लगे। लोग लिखने लगे, कम से कम कोई तो है जो जनता की बात कर रहा है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार और राजनीतिक चेहरे भी विजय के साथ खड़े नजर आए। अरविंद स्वामी से लेकर खुशबू सुंदर तक कई सितारों ने खुलकर उनका समर्थन किया। फिल्म इंडस्ट्री में यह संदेश साफ जा चुका था कि मामला अब सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा, यह एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका था। धीरे धीरे विजय की छवि पूरी तरह बदलने लगी। अब लोग उन्हें सिर्फ एक मास हीरो के तौर पर नहीं देख रहे थे जो फिल्मों में विलेन से लड़ता है। अब वे एक ऐसी राजनीतिक आवाज बन चुके थे जो असल जिंदगी में भी जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही थी। उनके फैंस के लिए विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि उम्मीद का चेहरा बनते जा रहे थे। फिर 5 फरवरी 2020 को अचानक एक बड़ी खबर सामने आई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेन्नई में मौजूद विजय के घर पर छापा मारा और टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर उनसे पूछताछ शुरू की। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। हर जगह एक ही खबर थी, तमिल सुपरस्टार विजय के घर इनकम टैक्स रेड। देखते ही देखते यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। Now remember, IT sleuths unearthed 77 crore rupees in cash and gold jewelry from the big financier Anbu Cherian's house during the raids. इस कार्रवाई के बाद विजय के समर्थकों का गुस्सा और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विजय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे सत्ता के खिलाफ बोलते हैं। कई लोगों ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। चाहे सच कुछ भी हो, लेकिन जनता के बीच यह नैरेटिव तेजी से फैल गया कि विजय और बीजेपी के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। इसके बाद तमिलनाडु में जगह जगह विजय के पोस्टर दिखाई देने लगे। हजारों फैंस उनसे राजनीति में आने की अपील करने लगे। पोस्टरों पर लिखा होता, तमिलनाडु को बचाने के लिए राजनीति में आइए। कई जगह उनके कटआउट्स के सामने लोग नारे लगाते नजर आए। ऐसा लगने लगा था जैसे विजय बिना आधिकारिक घोषणा किए ही राजनीति के मैदान में उतर चुके हों। असल में विजय काफी पहले से अपना वैचारिक आधार तैयार कर रहे थे। उनकी फिल्मों के जरिए जो संदेश लोगों तक पहुंच रहा था, वह करोड़ों दर्शकों के बीच मुफ्त में फैल रहा था। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 200 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही थीं और साथ ही राजनीतिक सामाजिक मैसेज भी जनता तक पहुंचा रही थी। यह एक ऐसा प्रभाव था जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। इसी बीच नवंबर 2020 में एक और बड़ा मोड़ आया। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर ने विजय मक्कल इयक्कम को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर करा दिया। यह खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। लोगों को लगा कि अब विजय आधिकारिक रूप से राजनीति में कदम रखने वाले हैं। लेकिन तभी कहानी ने अचानक नया मोड़ ले लिया। विजय ने खुद एक बयान जारी किया और साफ कहा कि उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल करके किसी भी राजनीतिक पार्टी को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फैंस से भी अपील की कि वे उस पार्टी से दूरी बनाए रखें। खबरें आने लगीं कि विजय इस मामले को लेकर कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। यह सब देखकर बाहरी लोगों को मामला काफी अजीब लगा। एक तरफ पिता राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर रहे थे और दूसरी तरफ बेटा उससे खुद को अलग बता रहा था। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गईं कि शायद विजय के परिवार के अंदर
सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर पिता और बेटे के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला सार्वजनिक विवाद तक पहुंच गया। एक वक्त था जब विजय अपने माता पिता को भगवान के समान बताते थे। कई इंटरव्यूज में वे कहते नजर आते थे कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा स्थान उनके मां बाप का है। लेकिन राजनीति के इस नए दौर में हालात इतने बदल गए कि वही विजय अब सार्वजनिक रूप से अपने पिता के फैसलों से दूरी बनाते दिखाई देने लगे। यह बदलाव लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला था। फैंस भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर परिवार के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से मामला खुले विवाद तक पहुंच गया। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब विजय ने एक सिविल केस दाखिल कर दिया। इस केस में उन्होंने मांग की कि उनके नाम का इस्तेमाल करके किसी भी तरह की राजनीतिक मीटिंग या गतिविधि न की जाए। यानी जिस बेटे के नाम पर पार्टी बनाई जा रही थी, वही बेटा अब कानूनी तरीके से खुद को उससे अलग साबित करने में लगा हुआ था। यह खबर सामने आते ही तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री दोनों जगह हलचल मच गई। आखिरकार दबाव बढ़ने के बाद एस.ए. चंद्रशेखर ने विजय मक्कल इयक्कम को राजनीतिक पार्टी के रूप में खत्म करने का फैसला लिया। उन्होंने साफ कहा कि अब वे किसी राजनीतिक आंदोलन या पार्टी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाहर से मामला शांत होता दिखाई दिया, लेकिन अंदर ही अंदर विजय की राजनीतिक जमीन लगातार मजबूत होती जा रही थी। इसी दौरान तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनाव हुए। यहां एक बेहद दिलचस्प चीज देखने को मिली। विजय के फैंस ने विजय मक्कल इयक्कम का झंडा उठाकर निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। खास बात यह थी कि विजय ने कभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की थी कि उनका संगठन चुनाव मैदान में उतरेगा। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह पूरा कदम सिर्फ उनके समर्थकों की तरफ से उठाया गया है, लेकिन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। विजय मक्कल इयक्कम से जुड़े कुल 169 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे और उनमें से 115 उम्मीदवार जीत गए, यानी करीब 68% सफलता दर। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह जीत बिना किसी आधिकारिक राजनीतिक पार्टी, बिना किसी बड़े गठबंधन और बिना किसी स्थापित चुनावी ढांचे के हासिल हुई थी। सामने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी दशकों पुरानी मजबूत पार्टियां थीं। फिर भी विजय के समर्थकों ने अपनी मौजूदगी महसूस करा दी। इन नतीजों ने एक बड़ा संदेश दे दिया। अब यह साफ हो चुका था कि विजय का संगठन सिर्फ फैन क्लब तक सीमित नहीं रहा। उसकी राजनीतिक मशीनरी जमीनी स्तर पर काम करने लगी थी और वह बड़े चुनावों में भी असर डालने की ताकत रखती थी। राजनीतिक विश्लेषकों ने चर्चा शुरू कर दी कि अगर विजय आधिकारिक तौर पर राजनीति में उतरते हैं तो आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका उनके समर्थक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 2 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। पार्टी का नाम रखा गया तमिलगा वेत्री कज़गम, जिसे लोग संक्षेप में टीवीके कहने लगे। इस घोषणा के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया। हालांकि विजय ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस सीधे 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर रहेगा। यह फैसला कई लोगों को हैरान कर गया, लेकिन विजय जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। वे पहले अपनी राजनीतिक नींव को और मजबूत करना चाहते थे। फिर 27 अक्टूबर 2024 को विजय ने अपनी पार्टी की पहली बड़ी रैली आयोजित की। इस रैली में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नए राजनीतिक दल के लिए इतनी विशाल भीड़ को अभूतपूर्व माना गया। हर तरफ सिर्फ विजय के पोस्टर, झंडे और नारे दिखाई दे रहे थे। लोग घंटों पहले से मैदान में जमा होना शुरू हो गए थे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा, क्या तमिलनाडु एक नए अभिनेता राजनेता के उदय को देख रहा है? इस रैली में विजय ने पहली बार खुलकर अपनी पार्टी की विचारधारा जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि टीवीके एक एंटी कम्युनल और एंटी करप्शन पार्टी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी राजनीति धर्म और जाति की नफरत पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित होगी। विजय ने खुद को भीमराव आंबेडकर, ईवी रामासामी पेरियार और के कामराज की विचारधारा से प्रेरित बताया। उस दिन मंच पर खड़े विजय अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं लग रहे थे। वे एक ऐसे नेता की तरह दिखाई दे रहे थे जो तमिलनाडु की राजनीति में
अपनी अलग जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अपनी पहली बड़ी राजनीतिक रैली में विजय ने साफ कर दिया था कि अब वे सिर्फ फिल्मों के डायलॉग तक सीमित नहीं रहने वाले। मंच पर खड़े होकर उन्होंने खुलकर अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों का नाम लिया। विजय ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक दुश्मन कहा। उनके शब्द बेहद तीखे थे। उन्होंने बीजेपी को फासिस्ट बताया और डीएमके को जहरीली राजनीति करने वाली पार्टी कहा। यह बयान तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल की तरह फैल गया। रैली में विजय ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, आप सत्ता में लोगों की मदद करने आए हैं या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करने? यह बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। दूसरी तरफ डीएमके को निशाना बनाते हुए विजय ने कहा कि समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाली ताकतों को पहचानना आसान होता है, लेकिन असली खतरा उन भ्रष्ट ताकतों से है जो विचारधारा का मुखौटा पहनकर आती हैं। लोगों को साफ समझ आ गया कि यह हमला सीधे डीएमके की तरफ था। इन बयानों के बाद विजय ने पूरे तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राज्यव्यापी यात्रा शुरू कर दी। 13 सितंबर 2025 को तिरुचिरापल्ली से इस यात्रा की शुरुआत हुई। योजना यह थी कि विजय राज्य के सभी 38 जिलों में जाएंगे और लोगों से सीधे संवाद करेंगे। हर जगह भारी भीड़ उमड़ने लगी। फैंस उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। माहौल ऐसा बन चुका था जैसे कोई चुनावी नेता नहीं, बल्कि सुपरस्टार और मसीहा एक साथ लोगों के बीच आ रहा हो। फिर 27 सितंबर 2025 का दिन आया। उस दिन क्रूर में विजय की बड़ी रैली रखी गई थी। कार्यक्रम के अनुसार उन्हें दोपहर 12:45 पर पहुंचना था, लेकिन विजय शाम करीब 7 बजे मंच पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह थी कि देरी को लेकर भीड़ को कोई जानकारी नहीं दी गई। हजारों लोग घंटों से धूप में खड़े थे। खाने पीने और बुनियादी इंतजाम भी बेहद कमजोर थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ बेचैन होती गई। जब आखिरकार विजय मंच पर पहुंचे तो हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। लोग बस एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोगों का दम घुटने लगा। अचानक अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते भगदड़ शुरू हो गई। चीख पुकार गूंजने लगी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। उस भयावह हादसे में कुल 41 लोगों की जान चली गई, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल थे। वहीं करीब 200 लोग घायल हो गए। पूरा तमिलनाडु इस घटना से स्तब्ध रह गया। हादसे के बाद पुलिस ने टीवीके के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मीडिया में लगातार सवाल उठने लगे कि इतनी बड़ी रैली में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। विपक्ष ने विजय और उनकी पार्टी को सीधे जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच एक और विवाद खड़ा हो गया। हादसे के तुरंत बाद विजय वहां से चले गए और तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर चेन्नई पहुंच गए। अगले 48 घंटों तक वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार तीसरे दिन विजय ने 5 मिनट का एक वीडियो जारी करके अपनी चुप्पी तोड़ी। इस वीडियो में भी विजय ने सीधे तौर पर माफी नहीं मांगी। उल्टा उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी बाकी रैलियों में ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। फिर सिर्फ करूर में ही हालात इतने खराब कैसे हो गए। उन्होंने संकेत दिया कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। विजय ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, अगर बदला लेना है तो मुझसे लीजिए, मेरे कार्यकर्ताओं को मत छूइए। उस समय ऐसा लगने लगा था कि विजय का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही भारी संकट में फंस चुका है। आलोचक कह रहे थे कि एक अभिनेता की लोकप्रियता और राजनीति चलाने की जिम्मेदारी 2 अलग चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने दावा किया कि भगदड़ कोई साधारण हादसा नहीं थी, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए रची गई साजिश थी। कुछ समर्थकों ने आरोप लगाया कि कुछ गुंडे भीड़ में घुस आए थे और उन्होंने माहौल बिगाड़ा। यहां तक कहा गया कि बिना मरीज वाली एक एम्बुलेंस को भीड़ के बीच घुसा दिया गया, जिससे भगदड़ मच गई। इन तमाम विवादों के बीच भी विजय पीछे हटते नजर नहीं आए। दिसंबर 2025 में अपनी फिल्म जननायगन के ऑडियो लॉन्च इवेंट में उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। विजय ने कहा कि यह उनकी आखिरी फिल्म होगी।
और अब वे पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देंगे। यह फैसला इसलिए भी बड़ा था क्योंकि उस समय विजय भारतीय सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेताओं में शामिल थे। वे एक फिल्म के लिए करीब 100 से 120 करोड़ रुपए तक फीस ले रहे थे, जबकि जननायकन के लिए उन्होंने लगभग 250 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इतने बड़े करियर और कमाई को छोड़कर राजनीति में उतरने का उनका फैसला यह दिखा रहा था कि अब विजय खुद को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक पूर्णकालिक राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उस दौर में विजय भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते थे। उनकी एक फिल्म रिलीज होना अपने आप में त्योहार जैसा माना जाता था। करोड़ों की फीस, रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और हर तरफ फैला स्टारडम। उनके पास वो सब कुछ था जिसका सपना एक अभिनेता देखता है। लेकिन इन सब के बावजूद विजय ने ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने फिल्मों की चमक दमक से दूरी बनाकर पूरी तरह राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। यह एक ऐसा दांव था जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में वे पहले ही शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन राजनीति में हर कदम जोखिम से भरा था। विजय ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कसगम तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जैसे ही बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन की खबरें सामने आने लगीं, विजय ने तुरंत बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस के सिद्धांतों पर खड़ी है और इन मूल्यों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। मंच से बोलते हुए विजय ने कहा, हमारी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, लोगों के अधिकारों के लिए होगी। उनके भाषणों में बार बार भीमराव आंबेडकर और सामाजिक न्याय की बात सुनाई देने लगी। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान विजय और उनकी पार्टी ने बेहद आक्रामक तरीके से प्रचार किया। टीवीके का मैनिफेस्टो भी काफी चर्चा में रहा। इसमें 8 बड़े वादे किए गए थे और हर वादा किसी खास वोटर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। पार्टी ने घोषणा की कि हर परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह सहायता देने का वादा किया गया। वहीं बेरोजगार युवाओं को 2,500 से लेकर 4,000 रुपये तक मासिक भत्ता देने की बात कही गई। इसके अलावा साल में 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने, गरीब बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना उपलब्ध कराने और किसानों के कर्ज माफ करने जैसे बड़े वादे भी किए गए। पहली नजर में यह घोषणाएं सिर्फ लोक लुभावन वादे लग सकती थीं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना था कि इसके पीछे बेहद सोच समझकर बनाई गई रणनीति काम कर रही थी। हर घोषणा सीधे किसी न किसी खास वोट बैंक को टारगेट कर रही थी। महिलाएं, युवा, किसान, बुजुर्ग और गरीब परिवार। विजय की टीम अब पूरी तरह पेशेवर राजनीतिक अंदाज में काम कर रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान विजय की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने लगी। खासकर युवा वोटर्स उनके भाषणों से खुद को जोड़ने लगे। बहुत से युवाओं को लग रहा था कि तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार कोई ऐसा चेहरा आया है जो पुरानी पार्टियों से अलग दिखाई देता है। विजय खुद को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि बदलाव के प्रतीक के तौर पर पेश कर रहे थे। फिर वह दिन आया जिसका पूरे तमिलनाडु को इंतजार था। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने शुरू हुए और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। तमिलगा वेत्री कसगम ने कुल 234 सीटों में से 108 सीटों पर जीत हासिल कर ली। ये किसी भी पार्टी से ज्यादा सीटें थीं। हालांकि पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से पार्टी सिर्फ 10 सीटें पीछे रह गई, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी के लिए यह नतीजा ऐतिहासिक माना गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तत्कालीन मुख्यमंत्री MK स्टालिन अपनी कोलाथुर सीट तक हार गए और उन्हें हराने वाला उम्मीदवार भी TVK का ही था। तमिलनाडु की राजनीति में यह एक बहुत बड़ा बदलाव माना गया। 1971 के बाद से राज्य की सत्ता मुख्य रूप से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच घूमती रही थी। लेकिन जयललिता की मौत के बाद AIADMK कमजोर पड़ चुकी थी, जबकि DMK लगातार एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी। ऐसे माहौल में विजय ने खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया। तमिलनाडु के लाखों लोगों, खासकर युवाओं को TVK में एक नया सपना दिखाई देने लगा। वे पुराने राजनीतिक चेहरों से थक चुके थे और बदलाव चाहते थे। विजय ने उसी उम्मीद को पकड़ा और उसे राजनीतिक ताकत में बदल दिया।
एक ऐसा अभिनेता जिसे कभी उसके लुक्स और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए रिजेक्ट किया गया था, वही अब तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। और शायद यही विजय की सबसे बड़ी कहानी है। एक लड़का जिसने बचपन में थिएटर में बैठकर फिल्मों के सपने देखे थे, वही आगे चलकर पर्दे का सुपरस्टार बना और फिर करोड़ों लोगों की उम्मीदों का राजनीतिक चेहरा भी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल पाएंगे या नहीं। मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी में, सिर्फ रिवीलिंग आइज पर।